गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एफएम में कैश मैनेजमेंट स्टार्ट करा था वर्किंग कैपिटल में। कैश मैनेजमेंट में मैंने क्वेश्चन नंबर 14 तक करा दिए थे। क्वेश्चन 15 आज हमको करना है पेज नंबर 190 पे। पेज नंबर है 190 और क्वेश्चन नंबर है 15। पढ़ो जरा। कहता है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट ऑफ टी लिमिटेड 10 लाख रुपए। हमको एनुअली कैश 10 लाख रुपए चाहिए। द कंपनी हैज मार्केटेबल सिक्योरिटी इन लॉट साइज। हम लोग 50,000 की एफडी तोड़वाएं या 1 लाख की या 2 लाख की या 2.5 लाख की या 5 लाख की। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी 1000 रुपए, मतलब ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। द कंपनी कैन अर्न 5% एनुअल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, ये कैरिंग कॉस्ट हो गई। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टेबल इंडिकेटिंग विच लॉट साइज हैव टू बी सोल्ड बाय द कंपनी एंड ऑल्सो शो द इकोनॉमिक लॉट साइज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द बॉमोल मॉडल। ये मैंने मटेरियल कॉस्टिंग में तुम्हें एक टेबुलेशन मेथड का क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आओ क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। पहला इसको एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। Size of cash, number of transfer, annual transaction cost, average cash, carrying cost, total cost, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ए प्लस बी। हमको कितना कैश चाहिए भाई? देखो एक बार, हमको कैश चाहिए पूरा टोटल 10 लाख रुपए। हम लोग 50,000 की एफडी तोड़ेंगे एक तो, फिर 1 लाख की, फिर एक के बाद कितनी है? 2 है, 2.5 है, और 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। 50,000 की टोटल पैसा मेरे पास 10 लाख का इन्वेस्टेड है। अगर मैं 50-50 कर इसको ब्रेक करूंगा तो मुझे कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 20। और एक बार ट्रांसफर की कॉस्ट है 1000 रुपए। एक बार ट्रांसफर की कॉस्ट है 1000 रुपए, तो 20 बार ट्रांसफर की कॉस्ट कितनी होगी? 20,000 रुपए। 20,000। एवरेज कैश 50,000 का कितना रखूंगा मैं? 25,000। ब्याज मेरे को कितने परसेंट मिलता था? 5%। तो एवरेज कैश पर मैं कितना ब्याज लूज करूंगा? 5% ब्याज है, सॉरी, इस पर 5% लग जाएगा, तो कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 1250। और इन दोनों को प्लस कर दो, 21,250। ठीक, दोबारा देखो, 10 लाख इन्वेस्टेड है मेरे कहीं पर, मैं 50,000 कर ब्रेक करता हूं। कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे? 20। एक ट्रांसफर की कॉस्ट 1000 रुपए, 20 ट्रांसफर की कॉस्ट कितनी होगी? 20,000।
50,000 का हाफ मेरे पास पड़ा है 25,000। 25,000 का 5% मेरी कैरिंग कॉस्ट है 21,250। 10 लाख, 10 लाख है, 1 लाख 1 लाख कर कर एफडी तोड़ूंगा, कितने हो गए 10। एक बार की कॉस्ट 1,000 रुपए, 10 बार की कितनी हो गई 10,000। इसका हाफ कैरी करूंगा 50,000। 50,000 का 5% कितना होता है 2,500, 12,500। अगर 10 लाख है, 2 लाख 2 लाख करके ब्रेक करूंगा, कितने ट्रांसफर करने पड़ेंगे 5। एक बार की कॉस्ट 1,000 रुपए, 5 बार की कितनी होगी 5,000। 5,000 होगी। और उसके बाद मेरे पास 2 लाख का हाफ में कैरी करूंगा, कितना 1 लाख। 1 लाख कैरी करूंगा, उस पर 5% ब्याज है 5,000। टोटल कर दो 10,000। 2.5 लाख करके ब्रेक करूंगा, कितने ट्रांसफर 4। एक बार की कॉस्ट 1,000 रुपए, 4 बार की कितनी 4,000 रुपए। 2.5 लाख का मैं हाफ कैरी करूंगा 1,25,000। और 1,25,000 का 5%, 1,25,000 का कितने परसेंट होगा जी 5%। यह आएगा 6250 आना चाहिए, 6250। 10,250। पांच लाख का हाफ कैरी करूंगा, मतलब 5 लाख है, 10 लाख कितने ट्रांसफर करूंगा 2। एक बार की कॉस्ट 1,000, 2 बार की 2,000। इसका हाफ कितना हो गया 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना होता है, 2.5 लाख का 5% होता है 12,500, 14,500। बोलो ईओक्यू या ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश कहां पर है, जहां पर भी दोनों कॉस्ट सस्ती हो। 10,000, तो हमारे पास ऑप्टिमल साइज ऑफ ट्रांसफर हो गया 2 लाख। ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश 2 लाख। तो ये ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश हो गया 2 लाख रुपए। जहां पर भी हमारी एनुअल ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट दोनों बराबर, मतलब दोनों कम आएगी, वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये हम लोग निकाले तो ऐसे निकाल सकते हैं। मैं इसको क्यू बोल देता हूँ, ठीक, इसको बोल देता हूं मैं A/Q इंटू में T। नहीं, ये तो A रहेगा, ये A रह गया, ये Q हो गया। A/Q नंबर ऑफ ट्रांसफर इंटू में ट्रांजेक्शन कॉस्ट। Q/2 का मतलब ये रहा Q/2 एवरेज कैश, ये Q/2 इंटू में कैरिंग कॉस्ट। तो ये जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे देखेंगे। दोबारा बताता हूं, देखो भाई, मेरे को 10 लाख रुपए मेरे कहीं इन्वेस्टेड है, जिसको ब्रेक करना है। ये मेरे को साइज दे रखे हैं, मेरे को कौन से साइज को ब्रेक करना है। तो मैं 50,000 करके मंगाऊंगा, तो कितने ट्रांसफर होंगे 20। एक ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 1,000, 20 बार की कितनी होगी 20,000। 20,000 आ गई, 50,000 का हाफ कैरी करूंगा 25,000। 25,000 का 5% हमारा इंटरेस्ट है 1,250। तो 20,000 प्लस 1,250 21,250। 10 लाख है, 1 लाख 1 लाख को तोड़ूंगा तो 10 ट्रांसफर करने पड़ेंगे। एक बार की कॉस्ट 1,000 है, 10 बार की कितनी होगी 10,000। और इसका हाफ कैरी करूंगा मैं, हाफ 50,000 होता है। और इस कैरिंग कॉस्ट पर 5% तो 2,500, तो हमने जोड़ दिया 12,500 आ गया। इसके बाद हमारे पास 2 लाख है, 5 ट्रांसफर होंगे। एक बार की कॉस्ट 1,000 क्वेश्चन में गिवन है, 5 बार की कितनी हुई 5,000। और इसका हाफ कैरी करूंगा कितना 5% 5,000 10,000 रुपए। हमारे पास 2.5 लाख है,
कितने ट्रांसफर होंगे? 4। एक बार की कॉस्ट 1000, 4 बार की 4000। इसका हाफ कैरी करूंगा बाहर, 1,25,000। 1,25,000 का 5% 6,250 टोटल कर दिया। उसके बाद 5 लाख है, कितने ट्रांसफर करूंगा? 2। एक बार की कॉस्ट 1000 है, 2 बार की कितनी होगी? 2000। इसका हाफ 2.5 लाख, 2.5 लाख का 5% 12,500, 14,500। तो सबसे कम कौन सा? 10,000 है। तो ऑप्टिमल साइज ऑफ कैश 2 लाख होगा। तो ये 2 बार मैंने आपको बता दिया, जल्दी से कॉपी करें। फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। कैश मॉडल्स में मैंने ये पढ़ा दिया आपको। अगला टॉपिक देखते हैं कौन सा करेंगे हम। जल्दी करो, फिर 2 थ्योरेटिकल टॉपिक है। एक तो मिलर ऑरर मॉडल और दूसरा फ्लोट्स। 2 चीज करनी है, जल्दी से करो। ये हमने कैश मॉडल के सर्टेनिटी मॉडल पढ़ लिए। अब अनसर्टेनिटी मॉडल देखेंगे, फ्लोट्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आगे। फिर मैं तुम्हें कैश बजट कराऊंगा, डेटर मैनेजमेंट बाद में करेंगे। हो गया हुआ कॉपी? हो गया हुआ कॉपी? आगे चले। कॉपी कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके देख लेना। चले आगे।
मिलर ऑरर मॉडल एक हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था लास्ट क्लास में, कैश मॉडल को दो पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक था सर्टेनिटी मॉडल और एक था अनसर्टेनिटी मॉडल। वो वाला जो था हम लोगों ने डिस्कस करा था, जब भी हमको कैश की रिक्वायरमेंट पहले से ही पता होगी, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ कैश इज नोन इन एडवांस विद सर्टेनिटी। जब भी हमें कैश की रिक्वायरमेंट पहले से ही पता होगी तो हम लोग सर्टेनिटी मॉडल लगाएंगे, और अनसर्टेनिटी मॉडल अप्लाई होगा वहां पर जहां पर भी कैश रैंडमली फ्लैक्चुएट करता है। तो उस पर ये मिलर ऑरर मॉडल, अनसर्टेनिटी मॉडल और स्टोकेस्टिक मॉडल ये हमारे पास लगता है। तो देखो इसको थ्योरेटिकल के अंदर तुम्हारे पास आ सकता है पेपर में, मिलर ऑरर मॉडल, मिलर ऑरर मॉडल, अनसर्टेनिटी मॉडल, स्टोकेस्टिक मॉडल। When annual requirement of cash is not known in advance with certainty, randomly cash fluctuate होता है, कभी 10 लाख चाहिए, कभी 20 लाख चाहिए, कभी 5 लाख चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट कैश की जो है फ्लैक्चुएट करती रहती है रैंडमली, यहाँ पर फ्लैक्चुएशन ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे when annual cash flow are uneven throughout the year, तो हम लोग कंट्रोल लिमिट फिक्स करते हैं। कंट्रोल लिमिट क्या क्या, एक तो कंट्रोल लिमिट होगी हाईएस्ट मैक्सिमम लिमिट फिक्स करेंगे, दूसरी नॉर्मल लिमिट, तीसरी मिनिमम लिमिट। तो इस डायग्राम से समझे, प्लीज ध्यान देना। ये मैंने मिलर ऑरर मॉडल का डायग्राम बनाया, मिलर ऑरर मॉडल का डायग्राम, प्लीज ध्यान देना। ओ को हमने डिनोट करा था मिनिमम कैश बैलेंस से, Z को रिटर्न पॉइंट और H को, ये हमारा H है, इसको हमने हाईएस्ट पॉइंट से रिप्रेजेंट करा H। मेरी बात सुनना, इसको H से डिनोट करा हाईएस्ट पॉइंट। तो हम लोग कह रहे कभी कभी कुछ भी हो जाए 20,000 रुपए तो मिनिमम हमारे पास पड़े ही रहेंगे। अगर हमें 80,000 की जरूरत पड़ जाती है, नॉर्मली 80,000 की जरूरत पड़ती है और 20,000 तक कैश पहुंच गया, तो हमको सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी। Z माइनस O, सेल द सिक्योरिटी। हम सिक्योरिटी को बेचकर पैसा लाएंगे, हमें 60,000 की सिक्योरिटी बेचकर पैसा लाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है बताएं जरा, दोबारा सुनो। O का मतलब होता है मिनिमम कैश, Z मतलब नॉर्मल पॉइंट है, H मतलब हाईएस्ट कैश आया। हमको इतने कैश की रिक्वायरमेंट है, पड़ा इतना है मिनिमम, तो हम लोगों को 60,000 की सिक्योरिटी बेचनी पड़ेगी। तो Z माइनस O की सिक्योरिटी बेच देंगे, इतनी सिक्योरिटी बिक जाएगी। लेकिन कभी कभी कैश हमारा बढ़कर हायर लिमिट्स पे पहुंच जाता है, 1 लाख पहुंच गया, जरूरत मुझे सिर्फ 80,000 की, 80,000 की जरूरत है, लेकिन कैश मेरे पास 1 लाख आ गया। जब 1 लाख आ गया तो मेरे पास 20,000 फालतू आ गए, मैं उसको क्या कर दूंगा, मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा। और इन्वेस्ट कर कर क्या होगा, मैं ज्यादा पैसा कमाने की सोचूंगा, तो हमारे पास वहां पर इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग उसे बेच देंगे, H माइनस Z, नहीं सॉरी, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। उसको मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये तुमको थ्योरी में पूछा जा सकता है, मिलर ऑरर मॉडल। तो बिल्कुल आपको ये लिखना है और उसके बाद ये डायग्राम बना देना है, ठीक है। आपको लिखना है when annual requirement of cash is known in advance with certainty, when annual cash flow are uneven throughout the year, in such cases cash control limit are to be fixed, that is H is the maximum highest limit, Z is a normal cash balance or return point, minimum cash balance is O। देखोगे फिर अब हमारे पास when cash balance reach to a lower level, that is O, then we need to sell the security Z minus O।
if the cash balance reach the higher limit, then we need to invest in marketable security. तो आप लोग इसको देखेंगे, मैं लिख देता हूँ आप, लेकिन आपको ये कॉपी करना है। तो ये और लिख रहा हूँ पॉइंट, यहाँ लिख देता हूँ, when cash balance touch the lower limit, then we need to save the security. But if save the security, that is z minus 2. That is z minus 2. इतने की सिक्योरिटी बेच दी। अगला, when cash balance reach the highest point, then we need to invest in marketable security, that is H minus Z takes place. इतनी सिक्योरिटी हम इन्वेस्ट कर देंगे। तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लें, मैं टाइम देता हूँ आपको। फिर उसके बाद हम फ्लोट्स की बात करेंगे, वो भी एक थ्योरेटिकल है, जल्दी से इसे कॉपी करें।
कॉपी हो गया होगा, मैं हटा रहा हूं उसे। जिन्होंने कॉपी नहीं करा वो वीडियो को पॉज करके कर लेना। मैं आगे अगला थ्योरेटिकल पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अगला थ्योरेटिकल पॉइंट है फ्लोट्स, तो आप इसे जल्दी से कॉपी कर लेना। एग्जाम में ये थ्योरी में आ सकता है। जब थ्योरी में आएगा तो आप इसको एज इट इज लिख कर आएंगे, डायग्राम बनाकर आएंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे आप। चले आगे। इसके बाद फ्लोट्स के बाद कैश बजट। मैं हटा रहा हूं उसको। देखो ये भी एक थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा, फ्लोट्स। फ्लोट्स का मतलब बेसिकली होता है बहना। फ्लोट कर कर जाती है कोई चीज, उसको हम फ्लोट्स बोलते हैं। तो हम लोग फ्लोट्स के बारे में देख रहे हैं। फ्लोट्स क्या है यहाँ पर? फ्लोट्स, इट इज द टोटल टाइम लॉस्ट। इट इज द टोटल टाइम लॉस्ट on account of centralized billing system। centralized billing system है हमारे पास, मेलिंग ऑफ चेक। ठीक है भाई, सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम हुआ, फिर हमने चेक मेल करा एंड बाय द कस्टमर टू हेड ऑफिस, फिर डिपॉजिट करेंगे चेक को बैंक में, फाइनली अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक इनटू द हेड ऑफिस अकाउंट। कितना टाइम लगा हमारे पास पैसा हमारे अकाउंट में क्रेडिट होने में, जितना भी वो टाइम लूज हो रहा है उस टाइम को हम लोग फ्लोट्स का नाम देते हैं। हमने सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम की बात करी, हमने एक बिल बनाकर भेजा जो सेंट्रलाइज था, हमारा सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम है। फिर कस्टमर ने हमको क्या करा, चेक मेल करा। ठीक, और जब चेक मेल करा तो हमने चेक को ले जाकर बैंक में डिपॉजिट कर दिया। फिर बैंक ने भी कुछ टाइम लगाया और टाइम लगाकर फिर उन्होंने कुछ समय बाद क्लियरिंग हाउस से उसे क्लियर करवाकर उसको हेड ऑफिस के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बैंक वालों ने। तो ये टोटल टाइम जो लॉस हुआ इसको फ्लोट्स का नाम देते हैं। मेरी बात सुनना, सबसे पहला बिलिंग फ्लोट जो हम पढ़ रहे थे, बिलिंग फ्लोट। बिलिंग फ्लोट होता है the date of sale to date of receipt of bill by the customer। कितनी तारीख को हमने सेल करी और कितनी तारीख को बिल रिसीव करा किसने, कस्टमर ने। सेल करने से बिल रिसीव करने तक का जो टाइम होता है उसको बिलिंग फ्लोट बोलते हैं। फिर मेलिंग फ्लोट, डेट ऑफ मेलिंग ऑफ चेक। जब बिल कस्टमर को मिल जाएगा तो वो भैया पेमेंट करेगा, उसके लिए उसने चेक मेल कर दिया। द डेट ऑफ मेलिंग ऑफ चेक बाय द कस्टमर, कि मैंने चेक आज मेल करा, वो मेल करा तो आपको कितने समय के अंदर मिला, टू द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक बाय द हेड ऑफिस, कि हेड ऑफिस को कितने दिन में रिसीव हुआ। देखो आज की डेट में ये दिक्कत नहीं है, आजकल हम लोग नेट बैंकिंग की बात करते हैं, पूरा डिजिटल इंडिया, तुरंत पैसे क्रेडिट होते हैं, बिल भी तुरंत मिल जाता है। लेकिन ये पॉइंट्स हमारे पास पहले से बने हुए हैं जो हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। पहले हम चेक भी मेल करते थे तो वो डाक के थ्रू जाता था, जाने में टाइम लगता था, उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या कह रहा है, मेलिंग डेट, क्योंकि आज की डेट में मेल करेंगे तुरंत मेल पहुंच जाएगी।
डेट ऑफ मेलिंग ऑफ चेक बाय द कस्टमर, कस्टमर चेक मेल करेगा और वो चेक को रिसीव करेगा कौन, हेड ऑफिस। कितना दिन लगा इसमें। फिर चेक को, जो चेक है हमारे पास, चेक प्रोसेसिंग फ्लोट की बात कर रहे हैं। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को चेक तो मिल गया, हेड ऑफिस के ड्रॉर में पड़ा रहा, उसको बैंक में नहीं डाला, तो कितने दिन तक फिर हमने उसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करने तक का जो टाइम होगा वो चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक बाय हेड ऑफिस टू द डेट ऑफ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, कितने दिन बाद मैं उसे डिपॉजिट करके आऊंगा, तब तक वो फ्लोट चलता रहेगा। फिर बैंक में हम चेक भी डालते तो तुम्हें पता है कुछ समय लगता है। बैंक में हमने चेक डाला, 2-3 दिन जो है वर्किंग डेज लगेंगे उसको पास होने में। वो क्लियरिंग हाउस में जाएगा, फिर वो सिग्नेचर चेक करेंगे, अमाउंट चेक करेंगे, सारी चीजें चेक कर कर फिर वो पैसे को क्रेडिट करेंगे। बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट के बारे में डिस्कस करें तो बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट का मतलब है द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक बाय बैंक, बैंक ने रिसीव करा, और बैंक टू द अमाउंट, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ चेक बाय द बैंक टू द डेट ऑफ अमाउंट बीइंग क्रेडिटेड इन द बैंक इन द अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस, कितने दिन के अंदर वो पैसे इसमें डिपॉजिट कर देगा। ये पूरा जो है फ्लोट से, ये भी एक थ्योरेटिकल आपको आ सकता है, इसे कॉपी कर लिया। फ्लोट्स के अंदर एक बार दोबारा पढ़ लो, पढ़ते हैं टोटल फ्लोट्स। इट इज द टोटल टाइम लॉस्ट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम में जितना भी टाइम लॉस होता है उसको हम फ्लोट्स बोलते हैं। वो हो सकता है बिलिंग सिस्टम के अंदर टाइम लॉस, मेलिंग ऑफ चेक के अंदर, ठीक, डिपॉजिट ऑफ चेक इनटू बैंक के अंदर, फाइनली उस पैसे को कितने दिन में अकाउंट में डाल दिया। इस बात को नीचे एक्सप्लेन कर दिया। बिलिंग फ्लोट का मतलब डेट की सेल से डेट रिसिप्ट होने तक, बिल रिसिप्ट होने तक कस्टमर के द्वारा, वो बिलिंग फ्लोट होगा। फिर चेक मेल करता है कस्टमर और वो चेक रिसीव करने तक हेड ऑफिस को जितना टाइम लॉस होगा वो मेलिंग फ्लोट है। चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, चेक रिसीव हो गया हेड ऑफिस को, अब वो डिपॉजिट करे तो कैश में कन्वर्ट हो, बैंक में जमा कर दिया तुरंत कन्वर्ट कैश में नहीं होगा, कुछ समय बैंक ने लगा दिया उससे कैश में कन्वर्ट करने में, उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट करने में, वो बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट हो गया। आप इसे कॉपी करें, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं कैश बजट। जल्दी से कॉपी करें।
हो गया होगा कॉपी? चले आगे कैश बजट डिस्कस करेंगे अब। हटा देता हूं मैं इसको। कैश बजट के बारे में उसका फॉर्मेट रिकॉर्ड करेंगे हम, कैश बजट के बारे में सीखेंगे। जल्दी कॉपी कर लें आप। ठीक है, मैं से हटा रहा हूं। देखो भाई, अगला टॉपिक है हमारा कैश बजट। कैश बजट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस के लिए कैश बहुत जरूरी है। इनफैक्ट कैश के बिना हम लोग अपने बिजनेस को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उसको रन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या, कितने कैश की रिक्वायरमेंट है, कितना कैश हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना कैश हमारे पास कस्टमर से आना है, और कितनी हमें पेमेंट करनी है किसी को। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये मैंने एक फॉर्मेट बनाया है कैश बजट का। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे कोई भी मंथ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग कैश बैलेंस मेरे पास ओपनिंग में इतने पैसे पड़े थे। दूसरा, मैं रिसिप्ट लिख रहा हूं और कैश इनफ्लो लिख रहा हूं, एक ही बात है। रिसिप्ट लिखो या कैश इनफ्लो, बताओ कैश इनफ्लो कहां से हो सकता है, पैसा कहां से आ सकता है? कैश सेल्स। अगर हम कैश सेल्स करेंगे तो पैसा आएगा। कैश सेल्स से पैसा आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर से कलेक्ट कर लिया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। और क्या कर सकते हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट्स बेच दी या कोई इन्वेस्टमेंट बेच दी, पैसा आ गया। और कैश कैसे आ सकता है? डिविडेंड रिसीव, कोई डिविडेंड रिसीव हो गया या कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ये हमारे लिए इनकम। कोई हमारे पास इनकम टैक्स रिफंड आ गया, तो कोई भी इनफ्लो यहां पर आएगा, तो हम इनफ्लो को यहां पर ले लेते हैं, टोटल कर देंगे इसको, इसको बी पार्ट नाम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैश आउटफ्लो होता है, इसका टोटल लगा देंगे, इसका टोटल लगा देंगे, इसका टोटल लगा देंगे। फिर कैश आउटफ्लो की बारी आती है जिसको हम पेमेंट भी बोलते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट करनी पड़ सकती है। पेमेंट टू क्रेडिटर, आप ये फॉर्मेट कॉपी करेंगे। पेमेंट टू क्रेडिटर के बाद पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस,
पेमेंट ऑफ टैक्स हो सकता है। और क्या हो सकता है बताओ? हमारे पास परचेज, हमने परचेज कर ली, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, कुछ भी परचेज कर लिया, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन सबको टोटल कर देंगे, ये सी पार्ट आ गया। फिर हम इसको यहां कंटिन्यू कर देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे निकलेगा? क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा ए प्लस बी माइनस सी। हम लोग ओपनिंग में इतना पैसा पड़ा था, इतना पैसा आया, इतने पैसे की किसी को पेमेंट कर दी, तो ये दोनों प्लस होंगे और ये माइनस होगा, तो क्लोजिंग कैश आएगा। और जो इसका क्लोजिंग कैश होगा वो इसका ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये प्लस ये और पेमेंट्स उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास, मैं यहां पर भी लिख देता हूं ए माइनस बी माइनस सी, जिससे आपको क्लियर हो जाए क्लोजिंग कैश बैलेंस। यहां आपको देखने में दिक्कत हो तो वहां देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक, यहां पर आ गया ये क्लोजिंग इसका, ये इसका ओपनिंग बन गया था। फिर ये हमारे पास था, ये हमने जोड़ दिया, इतना पैसा पड़ा था, इतना पैसा आया, इतने की पेमेंट कर दी, ये क्लोजिंग बच गया। फिर इस क्लोजिंग को मैंने यहाँ ऐड कर दिया, इतना पैसा पड़ा था, इतना पैसा आया, इतने पैसे की पेमेंट कर दी, तो ये क्लोजिंग कैश बैलेंस बच गया। सिंपल सी बात देखो, कैश बजट कुछ नहीं है, मेरी बात सुनना। कैश बजट सिर्फ इस बारे में बताता है कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। मान लो मेरे पास ओपनिंग में 500 रुपए पड़े थे और मुझे रिसिप्ट हो गई, किसी स्टूडेंट ने मुझे 2000 रुपए दे दिए, तो टोटल 2500 हो गए। 2500 में से मैंने पेमेंट कर दी किताब वाले को 1000 रुपए, 1000 रुपए की पेमेंट कर दी, तो बताओ जरा मेरी जेब में कितना पैसा बच गया? 1500 रुपए बच गया। ये क्लोजिंग कैश बैलेंस हो गया, मेरी जेब में इतना पैसा पड़ा है। मान लो ये जनवरी का डेटा था, फरवरी का डेटा ले लिया, तो ये क्लोजिंग यहाँ पर 1500 रुपए यहाँ पर ओपनिंग बन जाएगा। इसी तरीके से सो ऑन ये चलता रहेगा। आप इस फॉर्मेट को कॉपी करें, फिर उसके बाद आगे चलते। मैं फॉर्मेट को एक बार पहले आप कॉपी कर लो, फिर जहां आपको नोट डाउन करने में दिक्कत होगी वहां मैं एक बार रिपीट कर दूंगा इसको। जल्दी कॉपी करते हैं। नोटिंग कर ले, मैं बताता हूँ। ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये मेरे पास ओपनिंग में पड़ा था। ये रिसिप्ट और कैश इनफ्लो है, कैश सेल्स आ गई, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बेचेंगे तो पैसा आएगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हो गया, इनकम टैक्स रिफंड हो गया, कुछ और भी हो सकता है कैश इनफ्लो। ये जस्ट एक बेसिक फॉर्मेट है।
कैश आउटफ्लो और पेमेंट, हमने क्रेडिटर को पेमेंट करी, एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, पेमेंट ऑफ टैक्स देना है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, बात खत्म। इतना पैसा पड़ा था, इतना पैसा आया, इतने पैसे की किसी को पेमेंट करनी है, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस आ गया। जो इसका क्लोजिंग बना वो यहाँ का ओपनिंग बन गया। इसी तरीके से फर्दर हम मूव करते रहेंगे। जल्दी कॉपी करें, फिर हम देखते हैं क्या होगा। ये कॉपी तो बताया आगे, इसके क्वेश्चन आज देखें फिर हम। क्वेश्चन नंबर 19 है कैश बजट का। इतना ही करें, देखते हैं अभी। क्वेश्चन पढ़े हुए, क्वेश्चन 19 पेज 191, पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है एबीसी लिमिटेड a newly started company which is to prepare cash budget from the January for prepare cash budget 6 month from the following estimates revenue and expenses। कॉपी हो गया होगा ये, जल्दी कॉपी कर ले। 19 हम आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अगली पूरी क्लास कैश बजट पर डिस्कस करेंगे और फिर कैश बजट के बाद हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेटर मैनेजमेंट बचेगा, उसको मैं पेंडिंग करूंगा। शाम वाले बैच में भी मैंने डेटर मैनेजमेंट अभी छोड़ा हुआ है, क्योंकि जो बोर्ड मेरे पास ये अवेलेबल है घर पर, ये छोटा है, इसके अंदर डेटर मैनेजमेंट के क्वेश्चन नहीं आ पाते, क्योंकि उसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाने पड़ते हैं काफी बड़े बड़े, तो इसमें वो पूरा नहीं हो पाएगा। फिर मैं बहुत छोटा लिखूं तो वो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए उसकी 2-3 क्लास जो भी बनेगी मैं उसको इंस्टीट्यूट पर जाकर रिकॉर्ड करूंगा, फिर मैं भेजूंगा। कैश बजट करेंगे हम अभी, इसके बाद एक क्लास और कैश बजट की लगाऊंगा। कैश बजट के बाद फिर हम एस्टिमेशन वर्किंग कैपिटल की 3 क्लास है और डाटा मैनेजमेंट की 2 क्लास, 2 से 3 जो भी है। कॉपी हो गया होगा, मैं वेट कर रहा हूं आपका।
कर इसे कॉपी कर लेना, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। 19 क्वेश्चन कह रहा है ABC Limited as a newly started company which is to prepare cash budget from the January, prepare cash budget for 6 months, 6 महीने के लिए बनाना है, ठीक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने। ओपनिंग में 10,000 है। बी पॉइंट मशीनरी खरीदी 20,000 की, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है। सेल्स कमीशन 5% ऑफ टोटल सेल्स टू बी पेड विद इन अ मंथ ऑफ फॉलोइंग एक्चुअल सेल्स। 10,000 रुपए बीइंग द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मे बी रिसीव्ड। शेयर प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹2,000 रुपए, ऑल्सो ऑप्टिमल विद सेकेंड कॉल इन मार्च। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 महीने। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 1 महीना। डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स 1 महीने। डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ। अज्यूम 50% सेल टोटल कैश में है, 50% कैश सेल से टोटल सेल की। सेल दे रखी है, मटेरियल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड दे रखा है। ये सेलिंग सिर्फ नहीं लिखा हुआ, सेलिंग ओवरहेड है। तो हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो मुझे ये पता लगा कि मुझे 6 महीने का कैश बजट बनाना है। कितने महीने का बनाना है भैया? 6 महीने, 6 मंथ का कैश बजट बनाएंगे। कैश बजट में भी ये बोर्ड छोटा ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करेंगे। पेज नंबर 191, क्वेश्चन नंबर 90। कैश बजट पर्टिकुलर यहां लिख देता हूं, मुझे दिक्कत हो सकती है स्पेस की। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, और पेज नंबर है 191। कैश बजट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून, 6 महीने का बजट बनना है। आप देखो हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस कितना है। ओपनिंग कैश बैलेंस देखो एक बार, ओपनिंग कैश बैलेंस ओपनिंग कैश बैलेंस यहां लिखेंगे। ये पार्ट कैश इनफ्लो यहां दिखाएंगे, जो पैसा आएगा मैं यहां बना देता हूं। इसको बी बोलेंगे,
कैश आउटफ्लो यहां दिखाएंगे, इसको सी बोल देंगे, और ए प्लस बी माइनस सी जो होता है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा। अब हम पढ़ते जाते हैं और लिखते जाते हैं। क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग कैश बैलेंस ए पॉइंट में 10,000 दे रखा है, मैंने 10,000 लिख दिया। अगली बात, सेकंड पॉइंट मैं बिल्कुल एडजस्टमेंट वाइज कर रहा हूं, मैं बी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। न्यू मशीनरी इज टू बी इंस्टॉल्ड 20,000 ऑन क्रेडिट टू बी पेड बाय 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मार्च एंड अप्रैल। मैंने कोई एक मशीन खरीदी है, मशीन जो है 20,000 की है, उसकी परचेज करिए तो पेमेंट जाएगी, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन तो पेमेंट जाएगी भाई। मैंने मशीन परचेज करी है 20,000 की, मार्च और अप्रैल में हाफ हाफ, 10,000 मार्च में और 10,000 अप्रैल में। सी पॉइंट, सेल्स कमीशन at the rate of 2% on total sales is to be paid within a following actual sales। सेल्स कमीशन सेल्स पर जानी है, लेकिन जिस महीने में सेल हो रही है उस महीने में नहीं, उसके अगले महीने में कमीशन जानी है। तो जनवरी में 20,000 की 20,000 की सेल थी, उसका 5% कमीशन है, जो कि जनवरी में ना जाकर कमीशन ऑन सेल फरवरी में जाए। दोबारा पढ़ो, सेल्स कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन अ मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। मतलब जिस महीने में सेल हुई उसके अगले महीने में पेमेंट। फरवरी में 22,000 की है, 22,000 का 5% 1100, फरवरी की पेमेंट मार्च में, एक महीने बाद। 28,000 की है तो 28,000 का 5% 1,400 रुपए। उसके बाद है 36,000, 36,000 का 5% भैया आएगा 1,800 रुपए। उसके बाद है 30,000, 30,000 का 5% है 1,500 रुपए। एक एक महीने के बाद पेमेंट कर दिया। अगली बात कहता है, सी पॉइंट हो गया। डी पॉइंट बोलता है 10,000 रुपए सेकेंड कॉल मिली, डी पॉइंट साथ में प्रीमियम भी मिला, सेकेंड कॉल विद प्रीमियम पैसा आया, सेकेंड कॉल विद प्रीमियम पैसा आया। कौन सा महीने में आया चेक करना नहीं जरा, ये आया मार्च के अंदर, 12,000 रुपए आ गए मार्च में, मार्च में दिखा दिए 12,000। उसके बाद बताओ ई पॉइंट, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 महीने। सप्लायर का मतलब होता है हमारा क्रेडिटर, तो पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर 2 महीने का टाइम। जो जनवरी में मटेरियल खरीदा था उसकी पेमेंट जनवरी में नहीं देनी, फरवरी में नहीं देनी, मार्च में देंगे। तो हम मार्च में पेमेंट करेंगे जनवरी। जनवरी में मटेरियल कितने का परचेज करा था, ऊपर देखो 20,000 का, तो जनवरी की पेमेंट मार्च में जाएगी 2 महीने बाद। फरवरी की पेमेंट अप्रैल में जाएगी 14,000। मार्च की पेमेंट 14,000 मई में जाएगी, और अप्रैल की पेमेंट जून में जाएगी 22,000। 2 महीने बाद भाई मटेरियल मैंने जनवरी में खरीदा था, जनवरी में पेमेंट नहीं जाएगी, फरवरी में नहीं जाएगी, मार्च में जाएगी, ले लिया मैंने।
फरवरी की पेमेंट फरवरी में नहीं जाएगी, मार्च में नहीं जाएगी, अप्रैल में जाएगी। अप्रैल की पेमेंट कितनी थी? 14,000 थी, तो अप्रैल की पेमेंट अप्रैल में नहीं, मई में नहीं, जून में जाएगी। फिर मई की पेमेंट जो थी, मई की पेमेंट कहाँ है? मई की पेमेंट है, अच्छा मई की नहीं है, अप्रैल की। अप्रैल की पेमेंट 22,000 थी, अप्रैल में नहीं जाएगी, मार्च में नहीं जाएगी, और कब जाएगी? जून में। 2-2 महीने का टाइम गैप ले लिया मैंने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलो, एफ पॉइंट, एफ को आई के साथ पढ़ेंगे। बोलता है एफ पॉइंट में, बोलता है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर 1 महीना। और आई पॉइंट पढ़ो, आई पॉइंट में लास्ट पॉइंट में बोलता है 50% सेल कैश में। भाई साहब 50% कैश में तो 50% क्रेडिट में, और 1 महीने का टाइम पीरियड है डेटर को हमने दिया। तो हमारे पास यहां पर लिखोगे कैश सेल्स, और यहां लिखोगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैश सेल्स बताओ, जनवरी में भाई साहब कितने की सेल हुई थी? 20,000 की। 20,000 का 50% कैश है, 50% क्रेडिट है, और जो क्रेडिट है उसकी 1 महीने बाद पेमेंट होनी है, तो कैश तो तुरंत मिल गया। 20,000 की सेल हुई थी, 10,000 आज मिल गया, और ये 10,000 रुपए, इसका हाफ जो 10,000 है वो फरवरी में मिलेगा। फरवरी में 22,000 की सेल हुई, 50% 11,000 फरवरी में, और 11,000 मार्च में मिलेगा। मार्च में हमारे पास 28,000 की सेल है, 14,000 मार्च में मिलेगा, और 14,000 अप्रैल में मिलेगा। अप्रैल में आ जाओ, अप्रैल के अंदर हमारे पास 36,000 है, तो 36,000 है तो 18,000 रुपए 50% अप्रैल में, और 50% मई में मिलेगा। मई के अंदर भैया कितने की है? 30,000 की है, तो 15,000 रुपए यहां मिलेंगे, 15 जून में मिलेंगे। जून में 40,000 है, 40,000 का 50% 20,000 यहां मिलेंगे, और 20,000 जो है वो जुलाई में मिलेंगे, जुलाई का बनाना नहीं। 50% कैश, 50% क्रेडिट, और क्रेडिट 1 महीने का। दोबारा सुन लो इस बात को। जनवरी में सेल हुई थी 20,000 की, 20,000 की सेल हुई, 10,000 यहां मिल गए, 10,000 फरवरी में, 50% 1 महीने का क्रेडिट पीरियड। यहां 22,000 की सेल हुई थी, 11,000 50% यहां मिल गए, 1 महीने का क्रेडिट पीरियड। यहां पर 36,000 की सेल हुई थी, 36 का 18 यहां मिल गया, 18 यहां मिलेगा। 30,000 की सेल हुई थी, 50% यहां, 50% 1 महीने बाद। 40,000 की सेल हुई थी, 50% कैश में, 50% क्रेडिट, जुलाई में, जुलाई का बनाना नहीं है। तो हमने एफ और आई पॉइंट भी खत्म कर दिए। अब आ गया डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में टोटल ले लो, प्रोडक्शन भी और सेलिंग भी, तो 1-1 महीने बाद पेमेंट करवा दो। पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स करवा दो भैया पेमेंट। आप लोग जोड़ते जाओ जरा। प्रोडक्शन के 3200 रुपए थे, प्लस 800 रुपए थे, 4,000 रुपए आ गए। 4,000 की पेमेंट यहां नहीं होगी, 1 महीने बाद होगी। दोनों में उसका है 3,300 प्लस हमारे पास 900, 4,200 यहां पर पे होंगे। उसके बाद भैया 3,400 प्लस 900 रुपए, 4,300 यहां पर पे होंगे। उसके बाद भैया 3,500 प्लस 1,000, तो भाई हमारे पास 4,500 हो गए। उसके बाद हमारे पास मई के अंदर कितना था? मई में हमारे पास 3,200 रुपए था, 3,200 प्लस 900, 4,100। एक महीने के गैप में पेमेंट कर दी भैया मैंने। और ये दोनों ले लिए मैंने, इसमें सेलिंग भी है और प्रोडक्शन भी है, सेलिंग भी है और प्रोडक्शन भी। मेरे बोलने पर ध्यान देना,
क्योंकि स्पेस कम है। पेमेंट ऑफ वेजेस आएगी, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए वर्किंग नोट आएगा। कहता है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ मंथ, पेमेंट ऑफ वेजेस डिले, पेमेंट ऑफ वेजेस हाफ ऑफ करंट मंथ, हाफ यहां लिख देता हूं, हाफ ऑफ करंट मंथ और हाफ ऑफ लास्ट मंथ। ठीक, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है और जून है। बताओ भाई वेजेस कितनी थी? वेजेस थी 4,000 रुपए, तो 4,000 का हाफ तो आज मिल जाएगा। दिसंबर में कुछ पेंडिंग ही नहीं था, दिसंबर का छोड़ दो, 2,000 रुपए हाफ ही मिलेगा जनवरी में। ठीक, फरवरी में कितनी थी? फरवरी में भैया वेजेस थी 4400, 4400 का हाफ आज रिसीव होगा और जनवरी का हाफ पेंडिंग है, ये भी मुझे आज ही मिलेगा 4,000। मार्च में वेजेस कितनी थी? मार्च में वेजेस थी 4600, तो 1/2 ऑफ 4600 प्लस हाफ ऑफ 4400, फरवरी का हाफ भी तो पेंडिंग है, वो भी तो दोगे। अप्रैल का 4600 का हाफ आज मिलेगा और मार्च का हाफ 4600 वो भी आज मिलेगा। मई के अंदर हमारे पास 4,000 थे, 4,000 का हाफ आज मिल जाएगा और अप्रैल का हाफ 4600 यहां मिल जाएगा। जून के अंदर देखो, जून में हाफ मिलेगा मेरे पास, जून का हाफ कितना था? 5,000 है और मई का हाफ भी मुझको आज मिलेगा 4,000। तो ये हमारी डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस होगी, मतलब हाफ ऑफ महीने के क्रेडिट में चल रहा है। तो हम लोग देखें ना, 4,000 की पेमेंट करनी थी जनवरी में, तो 2,000 तो जनवरी में दे दी, हाफ मंथ में 15 तारीख के आसपास, हाफ अगले महीने दूंगा, तो 4,000 की हाफ 2,000 यहां चली गई। फरवरी का हाफ यहां मिल गया, हाफ मार्च में मिलेगा, मार्च का हाफ यहां मिल गया, हाफ यहां मिलेगा, अप्रैल का हाफ यहां मिल गया, हाफ मई में मिलेगा, मई का हाफ यहां मिल गया, हाफ जून में मिलेगा, जून का हाफ यहां मिल गया, हाफ जुलाई में मिलेगा, जुलाई का बनाना नहीं, बात करते। तो हमारे पास ये 2200 प्लस 2,000 4200, ये आएगा हमारे पास 2300 प्लस 2200 4500 रुपए आ गया। ये आज थोड़ी सी बड़ी क्लास 4600 आ गया। ये 2300 4300 आ गया। ये हमारे पास 2500 2000 4,500 आ गया। ये तो बस पेमेंट ऑफ वेजेस लिख लो। अब मेरे पास सारी एंट्री पूरी हो चुकी है। क्वेश्चन में चेक कर लो, कुछ भी नहीं बचा। नहीं, 2000 से स्टार्ट हो रहा है। 2000 जनवरी में है, 2 के बाद 4200 है, फिर 4500 है, फिर 4600 है, 4300 है, 4500 है। चेक करो क्वेश्चन में कोई एंट्री बची है क्या? आई होप कोई भी एंट्री नहीं बची, सारी एंट्री हो चुकी है, सब डील कर लिया हमने। बस कुछ नहीं, टोटल लगाओ। 10,000 पड़े थे, 10,000 आए और 2,000 की पेमेंट करनी पड़ी। देखो भाई दोबारा देखो, 10,000 जनवरी में 10,000 आए, 10,000 पड़े थे, 10,000 आए, 20 में से 2 चले गए, 18,000 बचा। तो 18,000 यहां का ओपनिंग बन गया।
18,000 टोटल 21,000, इसका टोटल करो 9200। 18,000 रुपए पड़े थे और 21,000 रुपए आए, माइनस 9200 हमने पेमेंट कर दी, 29,800 रुपए। 29,800 इसका ओपनिंग बन गया। 12,000 हमारे पास पड़े थे, 12,000 में 14,000 और आ गए, 11,000 और आ गए, 37,000। 10,000 प्लस 1100 प्लस 20,000 प्लस 4,200 प्लस 4,500, 39,800। 29,800 रुपये पड़े थे प्लस 37,000 रुपये आ गए, माइनस 39,800 वापस कर दिए, तो 27,000 का हमारे पास बैलेंस आ गया। 27,000 मेरे पास अप्रैल में आ गए भाई। 27,000 हमने ले लिया, 18,000 प्लस 14,000 हमारे पास 32,000 आ गए। 27,000 पड़े थे प्लस 32,000 जोड़ दिए। अच्छा, इसका भी टोटल लगाओ। 10,000 प्लस 1,400 प्लस 14,000 प्लस 4,300 प्लस 4,600। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप, 34,300। तो 27,000 पड़े थे, 32,000 और आ गए और 34,300 की पेमेंट कर दी। 24,700 का क्लोजिंग बैलेंस। 24,700 यहां आ गए। ठीक है, 15,000 प्लस 18,000 रुपया और आए, 33,000 आ गए। ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारे पास 1,800 रुपये प्लस 14,000 प्लस 4500 प्लस 4,300, 24,600। 24,700 पड़े थे भाई, प्लस 33,000 और जुड़ गए, माइनस 24,600 घटा दिए, 33,100 रुपये। 33,100 रुपये यहां दिखा दिए। 35,000 ये थे। 1,500 प्लस 22,000 प्लस 4,100 प्लस 4,500, 32,100। 33,100 प्लस 35,000 रुपये माइनस 32,100, 36,000। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, मैंने कुछ नहीं करा। ओपनिंग प्लस रिसीवेबल माइनस पेमेंट, ए प्लस बी माइनस सी, और जो क्लोजिंग कैश होगा हर महीने का वो अगले महीने का ओपनिंग बन जाएगा। तो आज इसको कॉपी कर लें, अगली क्लास में हम और क्वेश्चन करेंगे कैश बजट के, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। आप लोग इतना कॉपी कर लें। आज मैं इतनी बात करूंगा, जिसको दिक्कत है वो रिपीट कर लेना वीडियो दोबारा, तो ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम इतनी बात कर रहे हैं, अगली क्लास में आगे चलेंगे। बाय।